हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपके सामने जो है वो लेकर के आए हैं पीछे का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि PYQ जो होते हैं हमारे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीटेट के अंदर हमारे PYQ काफ़ी रिवाइज होते हैं। तो ये जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ 2021 का पेपर लेकर के आई हूँ सीटेट का। आप इसको अगर क्लियर करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन रिवाइज होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। और देखिए, लास्ट में आप अपना स्कोर बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन फर्स्ट है पेडागोजी का। और पेडागोजी के अंदर हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। कोई रोहन है और वो खेल के एक्टिविटी के दौरान गिर जाता है, गिरने पर उसे चोट लगती है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। और चोट लगने पर जब वो रोने लगता है रोहन, तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि लड़कियों की तरह से व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस कथन के अंदर जो उसके फादर हैं उसकी कौन सी विचारधारा को दिखाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। रिड्यूस जेंडर बायस, कि लैंगिक जो भेदभाव उसको कम करता है। प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो देखिए, अगर आपको इसमें से अगर नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शन को ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे देखिए, लैंगिक भेदभाव, इसमें लैंगिक भेदभाव को कम करने की तो कोई भी बात नहीं दिखाई गई है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। लैंगिक समानता अगर होता तो लड़कियों की तरह व्यवहार करने की पेरेंट्स नहीं बोलते, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को अगर चुनौती देता तो कुछ उसके बारे में पॉजिटिव होता, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? हमारा ऑप्शन बचता है फर्स्ट, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए, ऐसे आप कट करके ऑप्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप ऐसे कट कर करके ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, उसके अंदर क्या होता है? ए टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमेंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए, इसमें भी हमारा जो है फिक्स्ड, कोई भी अटल जो है वो हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो हम इसको कट कर देंगे। कंपटीशन, हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं करवा सकते एक दूसरे के अंदर, ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है। फिर हमारा एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, यानी कि पॉजिटिव है हमारा। और अवसर की बात करता है, ये बच्चों को अवसर देना हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, जो एकेडमिक स्कोर होता है, नंबरों के बेसिस पे हम किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं ठहरा सकते, इसलिए ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव में कौन सा बचता है? हमारा जो थर्ड, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना। देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो हमारे थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप इसमें वाइगोत्स्की जी के अनुसार
जो हमारा है वो ऑप्शन कौन सा है उसी को हम सही मानेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन, यानी डीमोटिवेट हमारा क्या हो गया, निष्प्रेरित करना, नेगेटिव। फिर है अधिगम के लिए फोल्डिंग फॉर लर्निंग, यानी पाठ या आधारभूत संरचना। फिर थर्ड देखते हैं छात्रों में प्रत्याहार, यानी काज विड्रावल टेंडेंसी अमोंग द स्टूडेंट, विड्रावल को भी नेगेटिव में लेंगे हम। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो मीनिंगलेस है वो क्या क्यों कैसे से, तो बच्चों को सोचने के लिए सृजनात्मक जो हमारा चिंतन होता है उसके लिए अवसर मिलेंगे, ना कि मीनिंगलेस है ये हमारे लिए। तो ये भी इसने गलत दिया है, ये तो अच्छा होगा बच्चों के लिए। तो जो हमारा है लय वैगोत्स्की जी के अनुसार हमारा जो पाठ या आधारभूत संरचना है यानी सेल्फ होल्डिंग, ये मैंने आपको मेरे वीडियो में करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण जो है एक प्रक्रिया होती है। तो चलिए सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया है कि स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट पहले ही बता देती हूँ कि जो हमारा स्कूल जो होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी, और जो हमारी फैमिली होती है वो होता है हमारा फर्स्ट, यानी प्राइमरी फैक्टर सोशलाइजेशन का। तो आप इस बेस पे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, यहाँ तक तो ठीक है, एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो इसने भी यही बात कही है कि स्कूल जो हमारा होता है सेकेंडरी होता है और जो हमारी फैमिली होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक कारक होता है। फिर है सेकंड, स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल प्राइमरी है, ये तो इसने गलत दे दिया। फिर है पीयर्स और प्राइमरी, पीयर्स भी हमारे जो समकक्षी होते हैं वो भी प्राथमिक नहीं होते, क्योंकि प्राथमिक तो हमारी कौन होता है, हमारी फैमिली को ही हम प्राथमिक में लेते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में रहता है, फैमिली में, वहीं पर चलना बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ स्टार्ट करता है। तो इसको हम फर्स्ट में किसको लेंगे, फैमिली को। फिर है हमारा फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए अगर हम मास मीडिया को मान भी लेते हैं फैमिली के साथ, तो फैमिली हमारी सेकेंडरी ना होकर के हमारी क्या होती है, फर्स्ट या प्राइमरी फैक्टर होता है हमारा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया, हमारा ऑप्शन बच गया फर्स्ट, जो कि हमारा सही होगा और आपको 1 नंबर दिलवाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फासिस दैट, जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी होती है, और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारी दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने हमारी 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन उसने अपनी बुक के अंदर बाद में इसको चेंज करके हमारी कितनी दी थी, जो प्रेजेंट टाइम है हमारा वहाँ पर हम 8 प्रकार की पढ़ते हैं, 8 टाइप्स ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसमें हमारा क्या है, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, कि जो परीक्षण होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बेसिस पे हम किसी भी बच्चे की मेमोरी को माप सकते हैं। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते हैं। देखिए एक बच्चा जो है वो किसी एक में तेज़ हो सकता है, लेकिन दूसरे में हो सकता है उसके लेवल में कमज़ोर हो, तो इस बेस पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देखिए ये हमारा नाम से ही पता चल रहा है हमें कि मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुत सारी टाइप्स की इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। देखिए बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं हमारी पाई जाती हैं, हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है।
इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए आप। प्री कन्वेंशनल है, प्रथा पूर्व, कन्वेंशनल प्रथागत यानी प्रथा से जो चला रहा है जिसको हम ट्रेडिशनल वे भी बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर प्रथागत, फॉर्मल कन्वेंशनल अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए जो हमारी कोलबर्ग जी थे उन्होंने हमारी 3 टाइप्स की थ्योरी दी थी, प्रथापूर्व, प्रथागत और उत्तर प्रथागत। इसमें हमारी जो एक को देख करके कि दूसरा हमें शाबाशी देगा उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या ट्रेडिशनल वे है हमारा प्रथागत। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आगे का हमारा क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है 7th, लेव वागोत्स्की सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैंक इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वागोत्स्की जी का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान को महत्व पर जोर देता है। देखिए हमारा जो लेव वागोत्स्की जो थे उन्होंने ये 3 प्रकार बताए हैं। एस सी एल से आप इसको याद रख सकते हैं। एस से हमारा मतलब है सोशल, सी से हमारा कल्चर और एल से हमारा लर्निंग यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक लर्निंग। जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है वो हमारा वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिया गया है। तो आप इसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सांस्कृतिक, तो हमारा वाइगोत्स्की जी के अनुसार सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में देखिए। और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। ये हमारे तीनों ही गलत हैं और ऑप्शन फर्स्ट इसका सही ऑप्शन होगा यानी कल्चरल टूल्स। फिर है हमारे इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जो हमारे पियाजे जी थे उन्होंने हमारी जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें किस रूप में वर्णन किया है, उनका कौन सा सिद्धांत था। जो हमारे पियाजे जी ने मैंने आपको वीडियो में करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं पियाजे जी के। तो उन्होंने क्या दिया था हमारा स्कीमा। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप इसको लिख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये काफ़ी रिपीटेड है सीटेट के लिए। जो इन्होंने पियाजे जी ने दिया था वो क्या था हमारा स्कीमा या मनोबंध। फिर है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 से 7 वर्ष तक हमारा क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 4 स्टेजेस जो है पियाजे जी ने बताई है हमारी, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं SPCF। एस से हमारी सेंसरी, पी से हमारी प्री कन्वेंशनल और सी से हमारी कन्वेंशनल और एफ से हमारी फॉर्मल। तो आप इसके अंदर जो है बच्चे से पूछा गया है आपसे कि पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किस विकास का मुख्य गुण क्या होता है उसमें। तो उसमें होता है अमूर्त सोच। अमूर्त सोच तो हमने पढ़ा था कि 11 से ऊपर के बच्चों में देखा जाता है। फिर हमारा विचार या सोच में केंद्रीकरण यानी कि एक ही चीज़ के बारे में सोच बनाना और उस पर सेंटर में रखना, उसी सोच को सेंट्रेशन जो होता है हमारे थॉट के अंदर। फिर है हमारा परिकल्पित निगमनात्मक सोच, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट द ऑब्जेक्ट्स, पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता जो हमारी है ये 3rd स्टेज में हमारी पाई जाती है यानी कि कन्वेंशनल स्टेज के अंदर पाई जाती है जो हमारी 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो ये हमारा बच गया ऑप्शन 2 का। और ऑप्शन बी जो हमारा वो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी कि विचार और सोच में केंद्रीकरण की जो प्रोसेस होती है वो पाई जाती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे जी के अनुसार। एस से हमारा सेंसरी, पी से हमारा प्री कन्वेंशनल और सी से हमारा कन्वेंशनल और एफ से हमारा फॉर्मल। तो फॉर्मल जो है वो सबसे लास्ट स्टेज है। और सेंसरी में बच्चा आपने देखा था कि अंगों से ही सीखता है। सेंसरी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हीं की मदद से, तो आप इसको कर लेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जो हमारे विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। देखिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि बच्चा जब
घर पे रहता है तो चलना फिरना बोलना सब कुछ सीखता है। अगर स्कूल में जाने के बाद ही सीखता तो हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो जो विकास है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा विकास गर्भ से ही स्टार्ट हो करके जीवन भर चलता रहता है। फिर है हमारा विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। बाल्यावस्था में विकास जो है हमारा वो तेज़ी से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल जो है इसमें नेगेटिव वर्ड है, आप इसको नेगलेक्ट करेंगे। विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी यानी डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, आप इसको देखेंगे। विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए, देखिए सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि विकास किसी में कम किसी में ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ वो इस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11th, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। यानी कि जन्म से पूछा है इसने कि जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, अभी मैंने प्याजे जी के बारे में बताया था आपको, सेंसरी यानी कि सांवेदिक। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप देखिए कि सबसे पहले हमारा जो बच्चा है बाल्यावस्था में वो किससे सीखता है, सेंसरी ऑर्गन से। तो आप इनमें देखिए सबसे पहले सेंसरी किस में दिया है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, फिर है हमारा मूर्त और फिर लास्ट में क्या करता है अमूर्त। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको बाकी के याद नहीं भी रहते हैं या आप कंफ्यूज हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी से, यानी कि जो हमारा सांवेदिक है। देखिए बाकी में किसी में भी सांवेदिक जो हमारा होता है, सेंसरी जो होता है वो विकास हमारा सबसे फर्स्ट में होता है और बाकी के तीनों ऑप्शंस में फर्स्ट में नहीं दिया है। तो आप फर्स्ट को ऑप्शन में टिक करेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, जो हमारा प्रगतिशील कक्षा है विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। देखिए हमारी जो समावेशी शिक्षा है उसमें भी इसको काफ़ी माना गया है। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन देखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा तो ये बिल्कुल ही नहीं है लर्निंग में, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे होते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग सोशल जो बिहेवियर है, अलग अलग लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसको किसमें एक रिसोर्स की तरह से माना जाएगा, ना कि उसको बाधा के रूप में माना जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता यानी कि फेलियर ऑफ पार्ट ऑफ द टीचर, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्यापक का फेलियर से कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर टीचर को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सोर्स ही मिलेंगे, बच्चों को समझाने में हेल्प मिलेगी इसमें। फिर है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन बच गया फोर्थ, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो हमारी है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है हमारी, सृजनात्मकता, उसको इंक्रीज करेगी। और क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा एनसीएफ के अकॉर्डिंग माना गया है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, जो इंक्लूसिव समावेशी जो कक्षा होती है उसके अंदर हमें किस पर जोर देना चाहिए। देखिए जो हमारा समावेशी जो टॉपिक है आपका वो 5 मार्क्स में आता है सीटेट के लिए, बाकी ये एचटेट और रीट और केवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर भी करके जाएंगे समावेशी कक्षा को। समावेशी कक्षा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमसे पूछा गया कि समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी यानी कि ओरिएंटेड जो गोल होते हैं हमारे उस पे, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस पे, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया। अनडिफरेंशिएटेड की जगह पे अगर हमारा डिफरेंशिएटेड होता तो पॉजिटिव, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। फिर हमारा प्रदर्शन के लिए नहीं, बच्चों को क्रिएटिविटी या उनका जो ऑलराउंडर जो डेवलपमेंट है उसी बेस पे हम बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बच गया है, फिर हमारा है
प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर। देखिए इससे पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, तो भी आप बच्चे को एक तरह से सबसे सुप्रीम पावर मान करके बच्चे के हित में जो हो उसी पे अगर आप टिक करते हैं तो भी आपका वो ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, बच्चों को मैक्सिमम ऑप्शन दे करके मैक्सिमम जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, तो उस बेस पे वो सबसे पॉजिटिव आंसर माना जाएगा सीटेट के अकॉर्डिंग। और एनसीएफ जो हमारा है 2005 उसके अनुसार भी इसी पर काम किया जा रहा है। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। दिव्यांगजन जो अधिकार है, अधिनियम है हमारा 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। दिव्यांगजन जो हमारे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए पूछा है इन्होंने कि हम उनको किस नाम से बुला सकते हैं। देखिए अब आपने ये तो बिल्कुल कॉमन है और आपने देखा भी होगा, दिव्यांग जो वर्ड है वो हमारा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मंदिर छात्र, तो इसमें मंदिर छात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर है विकलांग छात्र, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड उनके लिए नेगेटिव वर्ड माना गया है। फिर है छात्र जिसे शारीरिक, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये देखिए कुछ ठीक लग रहा है। फिर है छात्र जिसका एसेक्ट तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई भी एक या दो पार्ट्स उसके कम काम करते हैं, तो हम उसको शारीरिक दिव्यांगता से डोमिनेट कर सकते हैं, ना कि उसके एसेक्ट शरीर को हम बोल सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा in order to address the needs of students who are facing learning difficulties a teacher should note। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या नहीं करना चाहिए वाला हमारा जो है वो काफ़ी पॉपुलर होता है। नहीं को आप टिक करके याद रखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत ना हो। तो इसमें हमारा हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचनाएं हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिजिडिटी जो हमारा नहीं पूछा है इसने, तो हमारा ये हो जाएगा रिजिडिटी जो है वो हमारा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। बाकी सारे जो दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना, ये सारे हमारे किस में हैं, पॉजिटिव हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक है हमारी कम परिज्ञानता, ये नेगेटिव है हमारा। अपसारी चिंतन, अति सक्रियता और इंटेन एक्टिवनेस, तो इसमें जो हमारा जेपी गिलफोर्ड जी के द्वारा दिया गया था हमारा अपसारी चिंतन, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड, जो इनका जो हमारा बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, उसके लिए बच्चों को के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका तो मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था कि जो हमारे अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। फिर समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है उसको कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किसके द्वारा, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को देने से रोट लर्निंग जो है वो इंक्रीज होगी और रोट लर्निंग जो है वो ख़त्म करनी है। फिर हमारी समस्याओं का हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस से तो बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आएगी और उनका दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा और अपसारी चिंतन नहीं होगा, तो इसको भी हम किस में मानते हैं, नेगेटिव में। फिर इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, यानी कि समरूपे इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, बढ़ावा देना हमारा पॉजिटिव माना गया है। जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चे के अंदर डर की भावना को तो बिल्कुल भी पैदा नहीं कर सकते, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या कहता है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय,
जो अधिगम की अभिप्रेरणा है उसको किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड दे करके हम उसे अधिगम नहीं सीख करवा सकते, ये हमारा कट हो जाएगा। बच्चों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को बहुत आसान देने से उन्हें आदत पड़ जाएगी और वो हार्ड जो वर्क होगा, थोड़ा सा जो ज़्यादा मल्टीपल जो इंटेलिजेंस का है उसको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा आसान क्रियाकलाप दे करके। फिर यंत्र में तो याद करना यानी कि रोट मेमोराइजेशन, जो रोट है वो हमारा बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास्टरी ओरिएंटेड वाला ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है हमारा सेम यानी कि शर्मिंदगी, हैज़ नो रिलेशन टू द कोग्निशन। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेत करने के लिए बहुत प्रभावशाली। देखिए शर्मिंदा, अगर बच्चा शर्मिंदा है तो उसमें हीन भावना का शिकार हो जाएगा और हीन भावना जो है वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। तो इसका अधिगम हेतु अभिप्रेत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रभावशाली नहीं है, ये हानिकारक है बच्चे के लिए। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, ये गलत है। और कोई संबंध नहीं है, संबंध है, क्योंकि हीन भावना अगर बच्चे के अंदर आ जाएगी तो वो बार बार क्वेश्चन पूछने से डरेगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग। जो हमारा अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन, विषय वस्तु को यंत्र में याद करना, ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट, देखिए दोस्त जो कोई भी चीज़ है उनके बीच में रिलेशनशिप दे करके, इससे तो बच्चे को लिए ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करवाना, ऑब्जर्वेशन विदाउट द एनालिसिस, एनालिसिस के बगैर अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। अनुकरण और नकल जो है, लिमिटेशन एंड रिपीटेशन, देखिए एक ही क्वेश्चन का सारे बच्चे एक जैसा आंसर देंगे तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ से मिलेगी उन्हें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही, एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स। फिर है हमारा नेक्स्ट, ए टीचर शुड एनालाइज द वायरस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कार्यकलाप है हमारे छात्रों का, उसमें कमियां निकालना, उसमें गलती है उसको देखना क्यों ज़रूरी है अध्यापक के लिए। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, दंड तो बच्चे को देना ही नहीं। फिर है त्रुटियों की समझ, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण, ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। इसके बाद हमारा इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग हम किसी भी बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा जो हमारी उसके खिलाफ है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता, समावेशी शिक्षा की तरफ हमें बच्चे को लेकर के जाना है। फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो किस पे, करेक्शन ऑफ द एरर्स पे निर्भर। इसमें देखिए केवल लगा दिया इसने, नहीं तो ये कुछ हद तक ठीक भी हो सकता था। तो हमारा जो ऑप्शन है सेकंड वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ जो है वो सीखने और सिखाने में अर्थपूर्ण यानी कि फ़ायदेमंद होगी बच्चे के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चिल्ड्रन टू लर्न वैन, कब बताया गया है इसने, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। कठिनाई तो देखिए अभिप्रेरित होंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। अधिगम सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ हमारा रियल जो सिचुएशन होती है रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द मल्टीपल वे, अगर मल्टीपल वे में अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो इससे ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इससे भी बच्चा जल्दी सीखेगा। तो कठिनाई इसने पूछा है। ऑप्शन तो देखिए जो मोस्ट जो ऑप्शन होता है हमारा वो टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे को सीखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें औरों से थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम टिक करेंगे।
और जो सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चे की जो एक तरह से जो हमारा कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। कठिनाई के बारे में इसने पूछा है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, जो सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय। भय में तो देखिए बच्चा सीख नहीं सकता, तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर है हमारा निम्न उत्तेजना और उच्च भय, भय वाले दोनों को आप काट दीजिए। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ये कुछ ठीक लग रहा है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अगर कोई भय नहीं है तो ये भी सही है, लेकिन उत्तेजना यानी कि अराउजल के बगैर बच्चा जो है वो नहीं सीख पाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मॉडरेट अराउजल नो फियर। अगर डर रहेगा तो बच्चा सीखने में वो बाधा उत्पन्न करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 25, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑन ऑफ लर्निंग सुजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है यह सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना है उसमें बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चों की भूमिका तो होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते। तो बच्चे अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे चलना फिरना कैसे सीखते? बच्चे सक्रिय भूमिका, ये बिल्कुल ठीक है। हमारा बच्चे जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों की हेल्प लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उन पर निर्भर नहीं रहते। तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। जो लर्निंग जो प्रोसेस है हमारी उसके लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड। फिक्स्ड तो देखिए एबिलिटी जो हमारी योग्यता होती है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती, ये नेगेटिव है। इफोर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों से देखिए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं तो सफल होते हैं। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल नहीं है, असफलता को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। देखिए हमारा जो साइकोलॉजी है उसके अंदर CDAP के लिए हम बच्चे के हित में और जो हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है वही हमें चूज करना होता है। फिर है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन। जो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? जो कौन सी हमारी जो ऑप्शन है वो बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धा तो हमें करनी ही नहीं बच्चों में। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा वो हमने NCF के अकॉर्डिंग उसको माना गया है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड भी है। बार बार परीक्षाएं ये भी हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। फिर है अन्वेषण और संवाद, देखिए ये हमारा सबसे पॉजिटिव आंसर है, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। कोई साइना है वो अपने आप से बातें करके अपने आप ही सोच रही है कि किस प्रकार से वो अच्छा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? जो वो अपने आप से बातें कर रही है, अपनी गलतियों से सीख करके उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, जो अपनी प्लानिंग कर रही है, वो किसके अंदर आ जाएगी? ये इसने पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार व्यक्तिगत जो वाक है उसको हम क्या बोलते हैं? स्व नियमन या स्व केंद्रित। इसमें जो हमारी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, एम्योचरिटी, वो नहीं आएगी। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि खुद में ही, देखिए खुद में ये भी एक हमारा पॉजिटिव होता है कि खुद में ही बच्चा अपने आप को गाइड कर लेता है। फिर ईगोसेंट्रिज्म मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर, इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन। अगर बच्चा खुद ही अपने आप से मन में ही बातें करता है तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उसके बारे में जो क्रिएटिविटी है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चा अपनी गलती से खुद ही सीखेगा और उसको सुधारने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए
विद्यार्थियों को नामांकित, जो हमारा इवैल्यूएशन है वो क्यों होना चाहिए, मूल्यांकन पत्रियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थी को नामांकित करना नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना नहीं। फिर विद्यार्थियों को ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, जो विद्यार्थियों की जो नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पहचान करना तो ज़रूरी है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इसमें हमारा जो सबसे स्टिक ऑप्शन जो है वो है हमारा थर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। जो हमारे बच्चे, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होते हैं दोनों से मिल करके प्रभावित होता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं केवल आनुवंशिकता पर नहीं, इसमें हमारी इन्वायरमेंट का भी प्रभाव होता है। फिर है केवल पर्यावरण पर नहीं, क्योंकि हमारे जीन्स जो होते हैं उनका भी प्रभाव होता है। फिर है न आनुवंशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा जो फोर्थ है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये था हमारा साइकोलॉजी का अब तक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। साइकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी, आप कंटिन्यू बने रहिए। देखिए हमारे जो हैं ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ के बाद हमारी जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, की जो मैथ है उसमें सीखने के लिए कौन सा डिजायरेबल जो प्रैक्टिस है वो कंपलसरी है बच्चों के लिए। तो देखिए भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, बचना नहीं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को तो बच्चे को अगर देंगे तो वो सहायक होगी। संकल्पना की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रोत्साहन जो है हमारा पॉजिटिव वर्ड है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप पॉजिटिव को देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, अनुकरण नहीं, बच्चों को खुद अवसर देने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा जितना बड़ा है उतना ही ईजी भी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कोई आयत हमारे पास, उसकी जो है भुजा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो हमारी 30 सेंटीमीटर जो है वो परिमाप है। तो देखिए इसमें तो सभी बच्चों का एक ही आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि सभी बच्चों का एक ही आंसर आएगा। फिर है हमारा उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक या मीडियन 4 है। ऐसी तो कई संख्याएं हो सकते हैं, तो यह हमारा कौन सा है, ओपन एंडेड। फिर है 0 to 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताइए। ये दोबारा से हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज है, यानी कि 8 तक की जो संख्याएं हैं अभाज्य वो सभी बच्चों की सेम होंगी। फिर आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ये हमारा क्या है कि आयत के बारे में किसी बच्चे को कितना पता होगा, किसी को कितना, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो ए है और सी है वो दोनों क्लोज एंडेड वाले हैं, और जो बी है और जो डी है वो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो देखिए हम देखते हैं ए और सी क्लोज वाले कौन से के अंदर हैं। ए बी बंद सिरे के पर्सन है, इसमें बी दे दिया, बी तो हमारा ओपन वाला है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए बी सी बंद सिरे वाले, ए बी सी, तो बी वाला जो है वो ओपन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए बंद सिरे वाला पर्सन है, बी सी और डी मुक्त सिरे वाले पर्सन है। इसमें हमारा जो डी है वो ओपन वाला है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ है जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और सी बंद सिरे वाले। देखिए ओपन एंडेड जो क्या होते हैं, ओपन एंडेड जो होते हैं हमारे वो होते हैं जिसमें मल्टीपल जो है आंसर हो, लेकिन जो हमारे क्लोज एंडेड वाले जो होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो मैथ के अंदर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं जिनका एक ही 1
आंसर हो। जैसे आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया कि भारत में कितने स्टेट हैं, तो आप चाहे कितने भी बच्चों से पूछ लीजिए, हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वन आंसर, यानी कि क्लोज इंडेड वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर आप पूछें कि भारत में जो है कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, तो सब जगह अलग अलग रहते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीपल आंसर, यानी कि ओपन एंडेड में। फिर हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट। देखिए लिस्ट पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। जो हमारा गणित का शिक्षण अधिगम है उस पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। सबसे कम जो है उससे किससे अफेक्टेड होगी, वो इसने क्वेश्चन में पूछा है। देखिए प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, इससे तो हमारी जो वृद्धि होगी, हम अगर क्वालिटी जो है फीडबैक ज़्यादा देंगे तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। और इसने पूछा है कि सबसे कम किसकी संभावना है प्रभाव की, तो वो हमें छांटना है। यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई, अगर हम मूल्यांकन के जो परिणाम हैं उसको प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस। जो आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीके हैं उनकी जानकारी देना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर है प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए ये हमारा बिल्कुल गलत है और इसने गलत ही ऑप्शन पूछा है, तो हमारा फोर्थ जो है ऑप्शन इसमें, देखिए अगर हम बच्चों को पूरा हल दे देंगे तो बच्चे कोशिश ही नहीं करेंगे, और कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बच्चों को हम जो है थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं उनको, और हेल्प जो है वो कैसे कर सकते हैं, सुगमकर्ता। टीचर को क्या माना गया है, टीचर को सुगमकर्ता के रूप में देखा गया है कि बच्चों की मदद तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन बच्चों को नहीं दे सकते। फिर है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत है, दोनों ही हैं। वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। देखिए ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी 6 तो जो थी वैन हिले जी ने चिंतन की स्टेजेस, वो 5 स्टेजेस बताई हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ये जो स्टेजेस हैं ये स्टेजेस बताई हैं उन्होंने, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें से देखिए हर बार क्वेश्चन बनता है। जो हमारा देख करके करता है वो हमारा 0 स्टेजेस में आता है, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन होता है या पहचानना होता है। फिर सतर वन विश्लेषण, इसमें बच्चा देखता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप त्रिभुज को बच्चा क्या बोलेगा, समोसा देख करके, तो वो क्या है हमारा सतर 0 है। फिर देखता है कि रोटी गोल है तो गोल सर्कल को भी गोल ही समझेगा बच्चा, लेकिन जो त्रिभुज कौन सी है और जो सर्कल है वो कौन सा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, विश्लेषण में। और फिर दोनों के बीच में अगर संबंध स्थापित करता है तो वो हमारा आ जाएगा 2 की जो स्टेज है उसमें। और जो उनके बीच में सब में अगर अलग अलग डिफरेंसेस कर लेता है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, तो ये हमारा आ जाएगा स्टेज 3 में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करवा दिया है, बाकी मैं ट्रिक के तरीके से भी आपको समझा दूँगी, आप कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है, ये हमारा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। यह आप मैथ में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे सभी के, तो इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। देखिए बच्चा जो है सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे काफ़ी सीखता है, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसने पूछा कि कौन सा सत्य नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया से तो बच्चा सीखता है। फिर नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, ये भी देख करके बच्चा जल्दी सीखेगा। प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है उसको हम शेप दिखा करके
ज़्यादा अच्छे से करवा सकते हैं। गणितीय ज्ञान में सर्जन में तर्क और वार्ता। तर्क तो देखिए मैथ की जो प्रकृति है वो कैसी है, नेचर है हमारी, कैसी है, तार्किक। तो इसमें कथन सत्य नहीं है, ये इसने पूछा है कि रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। कि हमारा जो प्राथमिक स्तर होता है यानी कि लेवल जो हमारा प्राइमरी तक 1 to 5 क्लासेस तक जो हमारा लेवल है वहाँ तक हम बच्चे के लिए पढ़ाने में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इंक्रीज्ड। संख्याओं का लिखना अनुक्रम में, देखिए अनुक्रम में तो हम उसके बाद में, पहले हमें संख्याएं बतानी पड़ेंगी। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक यानी कि राइटिंग नंबर से पहले हम न्यूमेरल्स को नहीं सिखा सकते। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए बच्चा हमारे पास, जैसे ये मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं, अगर बच्चा 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ेगा या फिर इस साइड से 1 2 3 4 से पढ़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे ऑप्शन ए और जो डी है ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि थर्ड। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारा प्राथमिक स्तर है उस पर बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं हम, तो उसमें हमारा जो पहलू है कौन सा महत्वपूर्ण है, गणित को बच्चों के जीवन से संबंधित करके समझाना, यानी जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो देखिए रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाने पे हम काफ़ी हमारा जोर रहना चाहिए, हमारा बिल्कुल पॉजिटिव में आता है। परिक्रम में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन। देखिए ये सारे हमारे क्या होंगे, बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट जो ऑप्शन है यही स्टिक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसने विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए जो नीचे दिए गए हैं हमारे, इसमें से पूछा गया है कि जो हमारे त्रिविम यानी दिक्स्थान की जो समझ है, मोस्ट लाइकली टू डेवलप द स्पेटल रीजनिंग अमंग द स्टूडेंट्स, इसमें से क्या है, हमारी चौपड़ आकृतियों की जो पहचानना है, ये हमारा सबसे स्टिक आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन थर्ड को ठीक करके आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। इसमें गिनतारा जियोबोर्ड संख्या चार्ट। देखिए बच्चों को भिन्न की संकल्पना के लिए जो बताया है वो है क्रिजनियर छड़े। इसमें जैसे एक छड़ इतनी बड़ी है तो दूसरी इससे थोड़ी छोटी, फिर तीसरी इससे थोड़ी छोटी, फिर चौथी इससे छोटी, ऐसे कर करके बच्चों को बताया जाता है। तो भिन्न में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट है 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो गणित की प्रकृति है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है इसने। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क, तो मैंने आपको बताया कि नेचर जो कैसी होती है, तार्किक। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध, यानी कि जैसे हम पहले क्या सीखते हैं, जोड़, फिर हम घटा सीखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, फिर डिवाइड करना सीखते हैं। तो ये क्या है,